Dear friend, myself Meena Kumari, PGT Chemistry from Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Morbi Hills. आज जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है रेडॉक्स रिएक्शन, क्लास 11th का है, पार्ट 2। जो टॉपिक कवर करने हैं इस वीडियो में हमने वो है बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, redox reaction as the basis for titration, and redox reaction and electrode process. Now we'll do balancing oxidation reduction reactions. Now first method है हमारा oxidation number method. इसमें हमारी following steps हैं. Let us learn these steps. Step number 1. Write the skeleton redox equation for all the known reactant and product of the reaction. तो पहले हमें क्या करना है, जो हमें रिएक्शन दिया गया है उसे हमें as it is लिखना है। तो ये होती है हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, indicate the oxidation number of atom in each compound above the symbol of the element. यानी सभी का एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और ठीक उनके ऊपर हमें उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। थर्ड स्टेप, identify the element or elements which undergo a change in oxidation number. यानी किनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उनको आइडेंटिफाई करना है, जिनका नहीं हो रहा उसको नहीं देखना है हमें, क्योंकि जिनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसका डिक्रीज हुआ है उसका रिडक्शन हुआ है, तो वही हमें उसको आइडेंटिफाई करना है सिर्फ इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, और कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है उसे हमें कैलकुलेट करना है। एंड मल्टीप्लाइंग दिस नंबर ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर विद द नंबर ऑफ एटम्स विच आर अंडरगोइंग द चेंज, और उनको मल्टीप्लाई भी करना है जो कि अंडरगो चेंजेस में जा रहे हैं, उनके साथ उनको मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को, इंक्रीज या डिक्रीज को। नेक्स्ट स्टेप, इक्वेट द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर विद डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द रिएक्टेंट साइड। यानी हमें अगली स्टेप में इक्वेट करना है, इंक्रीज हुआ है जो भी ऑक्सीडेशन नंबर विद द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द रिएक्टेंट साइड में, उसको हमने मल्टीप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ। नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑल अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर सभी हमें को बैलेंस कर लेना है। फाइनली क्या करना है हमें नेक्स्ट स्टेप में, बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। सो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के वक्त हमें ध्यान रखना है डिपेंड अपॉन द मीडियम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो बैलेंस करते हैं उसका मीडियम पे डिपेंड करता है, इसीलिए हमें उसका मीडियम देखना है। एंड फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम, अगर हमें ऑक्सीजन एटम बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एड वाटर मॉलिक्यूल टू द साइड डेफिशिएंट इन इट। जहां ऑक्सीजन कम है वहां वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देना है। नेक्स्ट, फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एसिडिक मीडियम, अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो H+ आयन टू द साइड डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन एटम। तो जहां पर भी हाइड्रोजन एटम्स आपके डेफिशिएंट है वहां H+ आयन को ऐड करना है। नेक्स्ट स्टेप, फॉर रिएक्शन टेकिंग इन प्लेस इन द बेसिक सॉल्यूशन, अगर बेसिक सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल टू द डेफिशिएंट इन H हाइड्रोजन एटम, जहां हाइड्रोजन एटम की कमी है वहां वाटर मॉलिक्यूल डालना है। एंड साइमल्टेनियसली इक्वल नंबर हमें ऐड करने हैं OH- आयन के ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। अब हम ये इक्वेशन बैलेंस करते हैं बाय यूजिंग द स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1 है राइट द स्केलेटन इक्वेशन। तो स्केलेटन इक्वेशन जैसे हम देख रहे हैं रिएक्शन में जिंक प्लस HCl गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस H2। तो ये आपने एज इट इज स्टेप नंबर 1 में इसको रिएक्शन को हमने ऐसे ही लिखना है। हमारा स्टेप 2 है टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। ठीक है, तो जिंक का हमने डिटरमाइन किया, उसका 0 है, H का +1 है, Cl का -1 है, और ZnCl2 में अगर हम देखते हैं तो Cl का -1 होता है तो Zn का +2 आ जाता है। इसे हमें कैलकुलेट करना है और हाइड्रोजन का 0 मान के चलना है, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में है जिंक और जो हाइड्रोजन है उनका 0 ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। अब हमने सेकेंड स्टेप कर लिए, अब आगे देखते हैं थर्ड स्टेप।
अब थर्ड स्टेप में हमें आइडेंटिफाई करना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन। तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं जिंक का 0 से वो +2 में जा रहा है, तो 0 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो +1 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। तो ये हमारी थर्ड स्टेप थी। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है हमें पता है वो क्या होता है, Ra यानी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये हम अपने लिए लिख सकते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्टेप नंबर 4 में हमने डिटरमाइन करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हुआ है पर एटम और या कितना डिक्रीज हुआ है। तो अगर हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं तो जिंक का अगर बात करते हैं 0 से वो +2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2 पर एटम। और हाइड्रोजन जो है +1 से 0 में डिक्रीज हो रहा है, तो इट इज हम वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 1 पर एटम। तो ये थी आपकी स्टेप नंबर 4। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि जितना इंक्रीज हुआ है, जैसे यहाँ इंक्रीज 2 हुआ है, यहाँ डिक्रीज 1 हुआ है, तो हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जितना ये इंक्रीज हुआ है, यहाँ देख रहे हैं ये जितना इंक्रीज हुआ है मतलब 2 इंक्रीज हुआ है, तो वो आपने HCl के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और जो इसका डिक्रीज हुआ है वो आपने जिंक के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 1 ही आएगा, तो लिखे ना लिखे कोई बात नहीं होती, ठीक है। पर जिंक का जो अगर 2 है वो हमें यहाँ पर 2HCl लिख देना है, तो इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ये हमारी नेक्स्ट स्टेप है। तो यहाँ हाइड्रोजन अगर आप देख रहे हैं जिंक बैलेंस्ड है। अगर 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट की तरफ है, 2 प्रोडक्ट की तरफ है, ये भी बैलेंस है। 2 क्लोरीन है, यहाँ भी 2 क्लोरीन है, तो ये पूरा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो दिस इज अवर फाइनल बैलेंस इक्वेशन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब इसे फर्दर बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका वाटर मतलब ऐड करने की जरूरत नहीं, ना H+ ऐड करने की जरूरत है, क्योंकि ना तो ये एसिडिक मीडियम है ना बेसिक मीडियम है। और ये सिंपली जो है आपका एक न्यूट्रल रिएक्शन टाइप है, तो यहाँ पर आपका कोई भी एडिशन की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। तो ये इक्वेशन है, इसे भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही बैलेंस करना है। तो इसमें कॉपर प्लस NO3 माइनस गिव्स NO2 प्लस Cu2 प्लस एसिडिक मीडियम, यहाँ मेंशन कर रखा है एसिडिक मीडियम है। तो अब इसको हम कैसे बैलेंस करते हैं, चलो देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 तो रहेगा हमें स्केलेटन इक्वेशन लिखनी है, तो एज इट इज इक्वेशन जो दी गई है उसे हमें एज इट इज लिख देना है। तो स्टेप नंबर 2 देखते हैं अभी। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हर एलिमेंट का। तो कॉपर का हमारा आता है 0, ठीक है, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में है। अब कॉपर 2+ का ऑलरेडी दे रखा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया जो दे रखा है उसको हमने +2 ही मान के चलना है। अब बात आती है हमें नाइट्रोजन का निकालना है NO3 माइनस के अंदर और NO2 में। तो NO3 माइनस में कैसे निकालेंगे, देखिए x पुट कर दें नाइट्रोजन को, ये हो गया x -2, ऑक्सीजन का होता है तो -6, और ये होल चार्ज -1 है तो -1 आ गया इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 5। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 5। सिमिलरली अगर हम NO2 की बात करते हैं तो इसमें भी हम x पुट करेंगे पहले, और ये हो गया x -4 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं दे रखा तो 0 मान के चलना है इसे, और x इक्वल टू 4 हो गया ये, ठीक है। तो हमने ये सेकेंड स्टेप कर ली। अब स्टेप नंबर 3 में हमें डिटरमाइन करना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन। तो यहाँ अगर हम देख सकते हैं कि कॉपर जो है उसका 0 से +2 में गया है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और जो नाइट्रोजन है वो +5 से +4 यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है, तो यानी इसका रिडक्शन हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप फोर्थ की बात करते हैं, तो उसमें हमने डिटरमाइन करना है ऑक्सीडेशन नंबर कितना पर एटम इंक्रीज हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है। तो 0 से +2 गया है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2 पर एटम, और +5 से +4 में गया है यानी डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 1 पर एटम, ठीक है। तो ये होगी हमारी स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5 में हमें क्या करना है, हमने स्टेप नंबर 4 में पता किया कि भाई जो इसका जो डिक्रीज हो रहा है वो तो 1 हो रहा है, और इसका इंक्रीज जो है ऑक्सीडेशन नंबर वो 2 हो रहा है। तो जो इसका इंक्रीज हो रहा है वो आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और जो इसका डिक्रीज हो रहा है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर देना है और यहाँ मल्टीप्लाई 1 कर देना है। इन स्टेप नंबर 6 हम क्या करेंगे कि भाई जो आपका
ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, उन सबको छोड़कर हमने सारे बाकी एटम को बैलेंस कर लेना है। तो हम कॉपर की बात करते हैं, कॉपर यहाँ पर 1 है, और अगर इधर देखें तो ये भी 1 है। ये तो इसके ऊपर चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर है, उसको नहीं देखना हमें। ये देखिए यहाँ पर 1 है, ये भी 1 है, तो ऑक्सीजन कॉपर तो बैलेंस है। अच्छा, ऑक्सीजन को हमें अभी करना नहीं है बैलेंस। और नाइट्रोजन को देखते हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन 2 है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ 2 नेक्स्ट स्टेप में यानी 6 स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ 2 को इसके आगे लिख देंगे। तो ये भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। पर उसके लिए हमें क्या देखना है कि ये एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम को ध्यान में रख के हमें अभी नेक्स्ट स्टेप बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। अब हमारी लास्ट स्टेप है, हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हम देखते हैं ऑक्सीजन, अगर हम अपने प्रोडक्ट साइड देखते हैं तो प्रोडक्ट साइड कितने ऑक्सीजन है, 2 2 जा 4, ठीक है। और अगर रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन को काउंट करते हैं तो वो है 2 3 जा 6। तो किस तरफ कम है, प्रोडक्ट की साइड कम है। तो जहां कम होते हैं, मैंने आपको बताया था स्टेप, वहां पर हमें ऑक्सीजन की जो बैलेंस करना होता है तो हमें वाटर ऐड करना होता है, तो हम वहां वाटर डाल देंगे उतने ही। तो 4 यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितने हैं, 6 है। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, कितने ऑक्सीजन कम है, 2। तो उसके लिए हम 2H2O डालेंगे, क्योंकि 2 ऑक्सीजन हमें पूरे करने हैं, तो 2 ऑक्सीजन पूरे हो गए यहाँ पर। देखो 2 2 जा 4 और 2 ऑक्सीजन ये 5 6, तो यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर भी 6। तो अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गए तो दूसरी तरफ, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है, तो H+ डालेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। और 2 2 जा 4, यहाँ देखें 2 और 2 4, तो 4H+ आपके हाइड्रोजन आपको रिएक्टेंट साइड डाल देने हैं। तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गया बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड करने जा रहे हैं। नाउ हम अब नेक्स्ट मेथड करने जा रहे हैं, वो है हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसे हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। तो इसमें भी स्टेप्स हैं कुछ, तो लेट अस कंसीडर दीज स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, find the element whose oxidation number are changed. Choose the substance which act as oxidizing agent and one that act as a reducing agent. तो हमारी सिंपल सी स्टेप है, जो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप हमने की थी, कि हमने उसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, वो डिटरमाइन किया था। वो इसमें फर्स्ट स्टेप में ही हमने डिटरमाइन कर लेना है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है और डिटरमाइन कर लेना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। और जिसका, और उसमें से हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट तो अपने आप ही पता चल जाएगा, यानी जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसका वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये भी हमने आइडेंटिफाई कर लेना है उसके अंदर। नाउ सेकंड स्टेप, सेपरेट द कंप्लीट इक्वेशन इनटू 2 हाफ रिएक्शन। इस मेथड को हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं, इसी वजह से क्योंकि इसमें हम दोनों इक्वेशन को, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग कर लेते हैं और रिडक्शन रिएक्शन को अलग कर लेते हैं। ये स्टेप नंबर 2 होती है। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, बैलेंस हाफ इक्वेशन। ठीक है, हमें बैलेंस करना है हाफ इक्वेशन को। कैसे बैलेंस करेंगे, पहली स्टेप है इसके अंदर, बैलेंस द हाफ इक्वेशन सो दैट बोथ साइड गेट द सेम चार्ज। तो पहले हमें चार्ज को बैलेंस करना है, ये हमारी स्टेप नंबर 1 होगी, थर्ड की। तो चार्ज बैलेंस करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ऑक्सीडेशन नंबर तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। और एड इलेक्ट्रॉन टू विच साइड इट इज नेसेसरी टू मेक अप द डिफरेंस। ऑक्सीडेशन नंबर तो हम निकाल चुके हैं पहले ही, तो हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो चार्ज है आपका और जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसके हिसाब से हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। जहां पर भी कम होगा या जहां पर भी जो भी है, हमें उसको बैलेंस करना है, चार्ज को, ऑक्सीडेशन नंबर को, बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी स्टेप नंबर थर्ड की 2 होगी। Now next is balance the half equation so that both side get the same charge. उसके बाद हमें चार्ज को भी बैलेंस करना है। ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन डाल देंगे और उसके बाद हमें चार्ज को भी बैलेंस करना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐड वाटर टू कंप्लीट द बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। फिर वाटर हमें डाल देना है ताकि हमें बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाए। और इसकी लास्ट स्टेप है एड टू बैलेंस हाफ इक्वेशन। हमने ये जो थर्ड स्टेप है दोनों के साथ फॉलो करनी है, यानी ऑक्सीडेशन के लिए अलग से करनी है और रिडक्शन के लिए अलग से फॉलो करनी है, और फिर दोनों को ऐड कर देना है और मल्टीप्लाइंग सच दैट द इलेक्ट्रॉन आर बैलेंस्ड।
अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है तो उसे हमें बैलेंस भी कर लेना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, तब हमें ये स्टेप्स और अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगी। तो let us consider this first example. Cr2O7 2- plus Fe plus 2 plus H plus gives Cr plus 3 plus Fe plus 3 plus H2O, और ये एक एसिडिक मीडियम है, ये भी हमें ध्यान रखना है इसको बैलेंसिंग के लिए। तो आइए बैलेंस करते हैं इसको। तो स्टेप नंबर 1 है, हमें क्या करना है, सभी जो भी आपको इसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं कंपाउंड के अंदर, सभी के आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेने हैं। तो अगर हम Cr2O7 2- की बात करते हैं तो Cr का जो है +6 ऑक्सीडेशन नंबर आता है। कैसे आता है, देखिए इसको x मानना है तो 2x हो गया ये आपका, और ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 7 यानी 14 हो गया, और ये -2 चार्ज दे रखा है, -2 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x = 12, तो x = +6, तो इसकी तो ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गई। अच्छा, ऑक्सीजन का क्योंकि इधर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इसका ना तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना रिडक्शन, तो इसको जरूरत नहीं है हमें लिखने की। अब अगर Fe का बात करें तो ऑलरेडी दे रखा है इक्वेशन में, तो वही आपको उसके ऊपर चार्ज उसके ठीक ऊपर लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको, कहीं और साइड बाय नहीं लिखना है आपको, उस एलिमेंट के ठीक ऊपर ही उसका चार्ज लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो अब अगर Cr+3 का देखें तो Cr+3 का जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका +3 दे रखा है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो दे रखा है वो +3 दे रखा है। तो यानी इनका ऑक्सीडेशन जो आपको नंबर है इनका दे रखा है, बाकियों का आपने इसका निकाल लिया, तो ये आपकी स्टेप नंबर 1 हो गई कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, हमें पहले तो आइडेंटिफाई कर लेना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, और उनको सेपरेट कर देना है। तो राइट द सेपरेट हाफ इक्वेशंस, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी Fe +2 से +3 में गया है तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और यहाँ +6 चार्ज है, ये +3 चार्ज है तो इसका रिडक्शन हुआ है। तो ये स्टेप नंबर 2 हमारी हो गई। अभी थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, थर्ड का पहले हमें एक रिएक्शन को लेना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो अब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ले रहे हैं जो कि हमारा है Fe +2 gives Fe +3। अब पहले तो हमें उसके जो एलिमेंट है उसको बैलेंस करना है। तो Fe अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो Fe जो है यहाँ पर 1 है, और आपका अब इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि ये जो +2 चार्ज है वो +3 में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जो है हमें इसका बैलेंस करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इधर +2 है, Fe का यहाँ +3 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डालना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो +3 है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, 1- तो +3 1- +2, तो यहाँ भी +2 हो गया और यहाँ भी +2 हो गया। इस वजह से यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ डालना है, आपने प्रोडक्ट की तरफ। तो ये रिएक्शन में आपने देखना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ डलने हैं, जरूरी नहीं है हमेशा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोडक्ट की तरफ डलेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट की तरफ भी डल सकते हैं। तो डिपेंड होता है रिएक्शन का, जो आपने ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते वक्त देखना है वो। ठीक है, इसमें आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो उसको बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है, चार्ज को भी आगे कोई बैलेंस नहीं करना है आपने। तो ये आपका फर्स्ट जो पार्ट है इस रिएक्शन का वो बैलेंस हो चुका है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन बैलेंस करेंगे, दैट इज रिडक्शन बैलेंस, हाफ इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो ये थर्ड का बी पार्ट होगा, बैलेंसिंग द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। नाउ हमें इक्वेशन हमें पता है कि हमारी क्या है, Cr2O7 2-, इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो आपका +6 है, और जो आपका Cr के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, इसमें हमें बैलेंस करना होता है एटम्स जो भी हमारे हैं इसके अंदर, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारा Cr2 है, तो यहाँ 2 है Cr, तो इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ इसके आगे 2 लगा देना है, तो हमारे Cr बैलेंस हो गया। तो ये पहली स्टेप आपकी थर्ड की पहली स्टेप होगी कि आपने नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है। अब सेकेंड स्टेप क्या होगी, हमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डालते हैं। अब हम पहले तो इसका देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, ये 6 है और यहाँ कितने Cr हैं, 2 हैं, तो 6 2 12 हो गया। तो यहाँ पर आपका टोटल जो हो गया वो 12 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये 3 है, और यहाँ इसके आगे कितना है लिखा, 2, तो 2 3 नंबर ऑफ एटम्स जो अगर आपके क्रोमियम के 2 हैं
और इसका हर एक के ऊपर चार्ज जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 3 है, तो टोटल जो नंबर हो गया वो 6 हो गया, +6। वैसे ही यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ क्रोमियम एटम 2 है और एक के ऊपर जो चार्ज है वो +6 है, तो टोटल आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो हो गया वो क्या हो गया, +12। ठीक है, तो 12 और यहाँ पर 6, तो आपने दोनों तरफ बराबर करना है, +6 करना है। अगर यहाँ पर आपका 6 है तो यहाँ पर आपको 6 करना है, तो आप क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, तो 6 - 6 हो गया ना, तो 12 - 6 = 6। तो यहाँ पर भी आपका 6 हो जाएगा, इस तरफ भी आपका 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन डाल के ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, क्योंकि हमें बैलेंस करना है, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब ये जो है वो एसिडिक मीडियम है, जैसा कि इसमें क्वेश्चन में दे ही रखा है कि एसिडिक मीडियम है। तो अब हम देखेंगे कि कितने वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड करने हैं, तो H+ और वाटर मॉलिक्यूल ही डालेंगे, बैलेंसिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, 7 है। तो सिंपल, सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि जितने ऑक्सीजन है ना यहाँ पर, अब यहाँ देख लें ऑक्सीजन है नहीं है, तो यहाँ 7H2 डाल दो, तो 7O यहाँ हो गए 7 ऑक्सीजन, यहाँ भी 7 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए। ठीक है, तो हमें पहले देखना है कितने ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, और जहां कम होंगे वहां वाटर डाल दो। एसिडिक मीडियम में तो यही देखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ देखें कि 7 2 14, तो 14H+ हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने राइट साइड आपके जो है वो 14H है, हाइड्रोजन है, तो आपने जो है H+ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ यानी रिएक्टेंट साइड में आपने क्या करना है, 14H+ डाल देना है। तो ये हो गया आपका एसिडिक मीडियम से, ये आपकी हाफ रिएक्शन जो हो गया ये बैलेंस हो गया, यानी ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया आपका। आपने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी बैलेंस कर लिया था। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो लास्ट स्टेप क्या है हमारी, एडिंग बोथ द हाफ रिएक्शन। जो ये रिएक्शन जो है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन था और ये हमारा रिडक्शन हाफ इक्वेशन था, हम दोनों को हम ऐड करेंगे। अब पहले हम देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन 6 हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, तो हमें इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस करना है, क्योंकि इनको हमें कैंसिल भी करना है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई विथ 6 कर देंगे, तो क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो ये 6 सिर्फ इस 6 के इलेक्ट्रॉन के साथ ही नहीं मल्टीप्लाई होंगे, Fe+2 के साथ और Fe+3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे। अब आपकी इक्वेशन क्या बचेगी, 6Fe+2 Cr2O7 माइनस एज इट इज, 14H+ एज इट इज। ठीक है, 2Cr+3 भी आपका एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर 6Fe+3 आ जाएगा और 7H2O। तो ये हो गई आपकी बैलेंस इक्वेशन। तो ये आपने बैलेंस कर लिए बाय ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मेथड से आपने किया है बैलेंस इसको। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हमने यूज किया है इसके अंदर। ये हाफ इक्वेशन मेथड है, क्योंकि हमने दो आपके इक्वेशंस लिए हैं जहां पर हमने दोनों को अलग अलग बैलेंस किया है, फिर उनको ऐड किया है, तो ये हाफ इक्वेशन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं बैलेंसिंग का। तो ये हमने बैलेंस कर लिया है, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। और आइए हम देखते हैं और सम मोर एग्जांपल्स। तो ये बैलेंस करते हैं। सेकेंड इक्वेशन बेसिक मीडियम है ये हमारा, और Zn combined with NO3 minus gives Zn2 plus NH4 plus। बेसिक मीडियम ध्यान रखना, ये बेसिक मीडियम में हमें बैलेंस करना है। तो स्टेप 1 वही रहेगी कि हमें सभी ये जो आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं। जिंक एलिमेंटल है तो 0 होगा। ठीक है, Zn2 दे रखा है तो इसका +2 ही रहेगा। अब बात करते हैं हम NO3 माइनस की और NH4 की। तो NO3 में देखिए x पुट करें n को, और -2 होता है ऑक्सीजन का, तो -2 3 यानी 6 होता है, 2 3 6, और होल चार्ज -1 है, तो ये आपकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। यहाँ देखते हैं तो x यहाँ +1 और ये 4, तो +4 हो गया, और ये +1 चार्ज है तो यहाँ इक्वल टू +1 हो गया, तो x = -3, तो यहाँ पर -3 हो गई। तो अब इसमें हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है और जो नाइट्रोजन है उसका आपका रिडक्शन हुआ है। तो दोनों को अभी हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, दोनों रिएक्शंस को हमने हाफ रिएक्शन को अलग अलग लिखना है, क्योंकि ये हाफ रिएक्शन मेथड है या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, तो इसमें हमें इन दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा।
तो सेकेंड स्टेप में हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग लिख लेना है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग लिख लेना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन जिंक का हुआ है तो जिंक गिव्स जिंक 2 प्लस एंड रिडक्शन आपका नाइट्रोजन का हुआ है तो NO3 माइनस गिव्स NH4 प्लस। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमें पता है जिंक गिव्स जिंक Zn2 प्लस। अब Zn को पहले देखेंगे कि हम ये बैलेंस है कि नहीं, नंबर ऑफ एटम, जिंक यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है तो ये नंबर ऑफ एटम ऑफ जिंक इज बैलेंस। यहाँ ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन तो बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है उनकी भी, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो जिंक के ऊपर 0 है और इस पे +2 है, तो यहाँ +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन को कर देंगे ऐड यहाँ पर आपके प्रोडक्ट साइड, तो +2 -2 0, तो यहाँ भी 0 हो गया यहाँ भी 0 हो गया, दोनों तरफ 0 हो गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर, तो बैलेंस हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाफ इक्वेशन जो है आपका बैलेंस हो गया फर्स्ट हाफ। अब बैलेंस करते हैं हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमारा NO3 माइनस गिव्स NH4 प्लस है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है आप देख सकते हैं +5 है और यहाँ है -3, ठीक है। तो हम दोनों को या तो +5 कर दो या -3 कर दो, दोनों तरफ एक करना है। तो हमसे बेटर ये, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं हमें पता है, तो अब हम अगर +5 में 8 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो कितना हो जाएगा -3, तो यहाँ भी -3 यहाँ भी -3, अगर आप यहाँ इलेक्ट्रॉन डालते हो +8 तो गलत हो जाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा वो। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, +5 है इधर पर आपका, यहाँ पर -8 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे, तो यहाँ पर +5 और -8 इज -3। तो इस तरह से आपका ऑक्सीडेशन जो है वो नंबर बैलेंस हो जाता है बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपकी इसकी फर्स्ट स्टेप होगी थर्ड की। अब हमें क्या करना है, ये क्योंकि बेसिक मीडियम है, ये ध्यान रखना है कि ये जो है बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में हम क्या करते हैं OH माइनस और H वाटर को डालते हैं, यहाँ आपका H+ नहीं आता, ठीक है। तो वाटर और OH माइनस हम यूज करते हैं बेसिक मीडियम को बैलेंस करने के लिए, और एसिडिक मीडियम में हम H+ और वाटर यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल इसमें बैलेंसिंग का सिंपल ट्रिक क्या है आपकी, कि आपने देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए आपने, ये ऑक्सीडेशन नंबर जो था उसका बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, नेक्स्ट स्टेप हमें देखनी है कि ये जो चार्ज है ना इसका, देख रही हैं आप -1 है और 8 माइनस यानी कितना हो गया टोटल -9, तो यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड जो चार्ज है वो -9 हो गया, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, OH माइनस डाल देंगे, यहाँ पर +1 है तो ये +1 हो गया, ध्यान रखिए ये -9 हो गया, ठीक है। तो आपको दोनों तरफ 9 करना है, तो +1 में क्या डालेंगे कि 9 हो जाएगा, -9 10 डालेंगे, है ना। तो यहाँ 10 डालते हैं OH माइनस 10 OH, तो 10 -10 +1 इज -9, और यहाँ -1 और -8 इज -9, तो ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं। तो इस तरह से हम 10 OH माइनस इस तरफ डाल देंगे आपके राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि यहाँ 10 OH हो गए तो ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल काउंट करो, 10 हो गए, ठीक है। और हाइड्रोजन काउंट करो, 10 हाइड्रोजन तो ये हो गए और 4 ये, तो 14 हो गए। तो आपने वाटर डालना है दूसरी तरफ, तो 14 के लिए आपने क्या कितने आपने डालने पड़ेंगे, 7H2O, ठीक है। या तो आप सिंपली ऐसे देख लें कि यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 7H2O डालने से 10 OH ऑक्सीजन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 10 O है, यहाँ ऑलरेडी 3 O ऑक्सीजन तो है ही, तो 7 H2O डाल दोगे तो आपके ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाता है और यहाँ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाता है। तो ये आपका सिंपल ट्रिक है बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करने का, ठीक है। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये हमारा हाफ इक्वेशन हो गया, रिडक्शन हाफ इक्वेशन, और पहले हमें मिला था ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, हमें इन दोनों को ऐड करना है। अब हमारी स्टेप नंबर 4 क्या है, एडिंग बोथ द रिएक्शंस। हाफ इक्वेशन हमारा ऑक्सीडेशन ये है और ये रिडक्शन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई ऐड करना है, सॉरी। हाँ, तो हम क्या करेंगे, अब जो हाफ इक्वेशन आपकी ये जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम क्या करेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये 8 हो जाएगा, 4 2 8 होता है, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को फिर हम कैंसिल कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी इक्वेशन को आप ऐड करके लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया NO3 माइनस एज इट इज आ जाएगा, यहाँ आपका 4Zn आ जाएगा प्लस 7H2O भी एज इट इज आ जाएगा, गिव्स
NH4 प्लस 10OH माइनस प्लस 4ZN2 प्लस। तो ये हमारी बन गई आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बेसिक मीडियम का एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व किया। अब हम देखने जा रहे हैं एक और रिएक्शन जो कि आपका एसिडिक मीडियम का है। ठीक है, MnO4 माइनस प्लस SO3 2 माइनस गिव्स Mn+2 प्लस SO4 2 माइनस। अगेन स्टेप नंबर 1 क्या होगी, इसमें आपने सभी के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं। तो MnO4 माइनस में अगर हम देखते हैं तो ये X है, ठीक है, इसको X मान लेते हैं, और ये -2 और 4 -8 हो जाता है, होल चार्ज -1 है, तो X = 7, तो इसका +7 आ गया। उसी तरह SO3 2 माइनस में देखते हैं, X मान के चलो S का, ठीक है, सल्फर का X मान लो, और ये ऑक्सीजन का तो -2 ही होता है, तो -2 और 3 6 हो गया, ठीक है, और इक्वल टू -2, तो X - 6 = -2, देयरफॉर X = +4। उसी तरह अगर हम SO4 2 माइनस में देखते हैं तो इसे हम X पुट करते हैं, ये -2 ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 4 8, तो X -8 = -2, क्योंकि होल चार्ज जो है इधर -2 है, तो X = +6। इस तरह से हमने सभी के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए। अब हम इसमें देख सकते हैं क्लियरली कि Mn जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, तो इसका रिडक्शन हुआ है, और सल्फर जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अब हम सेकंड स्टेप हमने इन दोनों को सेपरेटली लिखना है। सेकेंड स्टेप होगी हमारी कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग लिख देना है, सेपरेटली लिखना है, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेटली लिख लेना है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हमारा जो है रिएक्शन ये है, और आपका रिडक्शन रिएक्शन MnO4 माइनस Mn2 प्लस हो गया। अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ +4 है, यहाँ +6 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये +4 और +6 को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, तो हम कौन सी तरफ ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड करेंगे, और कितने करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 -2 +4, दोनों तरफ +4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अब ऑक्सीजन देखें कि सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस है, एक एस है, यहाँ भी एक एस है ना, तो अभी ऑक्सीजन देखते हैं हम, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 3 है, और ये कौन सा मीडियम है, एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम में हम क्या डालते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, वाटर, तो इधर एक H2O डल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 1 H2O डल गया। अब कितने हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए, तो आपको राइट हैंड साइड कितने हाइड्रोजन डालने पड़ेंगे, 2H+, तो विद दिस आपका ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो अब बैलेंस करते हैं हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को, तो ये हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, इसमें हमने देखना है कि +7 चार्ज है इसका यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है +7 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 है, तो दोनों तरफ अगर हमें बैलेंस करना है, +2 लाना है, तो इलेक्ट्रॉन हमने डालने पड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और वो कितने डालने पड़ेंगे, 5, तो 5 -5 +7 +2 हो जाता है, तो इधर भी +2 हो गया, और आपका लेफ्ट हैंड साइड भी +2 हो जाता है। तो इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन डालने से आपके जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट है, हमने देखना है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन हम देख रहे हैं कि आपके लेफ्ट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन है, जो है वो 4 है, तो आपने राइट हैंड साइड कितने डालने हैं, 4H2O। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 4H2O डाल दिए। अब बात आती है हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, तो H+ डालेंगे, और वो भी लेफ्ट हैंड साइड डलेगा, और कितने H+ डालेंगे, 4 2 8, तो 8H+। सो विद दिस वी हैड कंप्लीटेड आवर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जो है वो मेथड का बैलेंसिंग हो गया है, ये आपका हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, तो ये आपका आधा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, आधा हमने ऑक्सीडेशन पहले बैलेंस किया, अब हमें काम क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो अब हम दोनों को ऐड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब लास्ट स्टेप क्या है, हमारी दोनों हाफ रिएक्शंस को हमने ऐड करना है। अब हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट हाफ रिएक्शन जो है हमारा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और नेक्स्ट में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो इनको अगर बैलेंस करना है तो आपको फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये जो आपके यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना होता है। ठीक है, अब बाकी रेस्ट जो इक्वेशन है वो आपको एज इट इज लिख देनी है बैलेंस करके। और एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, देखो 10 हो जाएंगे, यहाँ 8 है,
तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी माइनस करने पड़ेंगे, तो आपके बचेंगे आपके 6 हाइड्रोजन यहाँ पर बच जाएंगे आपके, ठीक है। और आप ये देखिए 2MnO4, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ 5 आ जाएगा, SO3 2 माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स 2Mn 2 प्लस, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है। और यहाँ पर 5SO4 2 माइनस प्लस 3H2। अब ये बैलेंस है इक्वेशन, देख सकते हैं आप कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर 6 हैं, यहाँ भी 6 हैं। ऑक्सीजन भी अगर आप देखते हैं तो वो भी बैलेंस है। तो विद दिस वी हैड कंप्लीटेड अवर both the method, that is oxidation half reaction method भी बैलेंस कर लिया, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर भी बैलेंस कर लिया, और आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड दोनों बैलेंसिंग हो गए हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन एज अ बेसिस फॉर टाइट्रेशन, ठीक है। नाउ इन एसिड बेस्ड सिस्टम, तो जो टाइट्रेशन मेथड जो होता है इज यूज फॉर फाइंडिंग आउट द स्ट्रेंथ ऑफ वन सॉल्यूशन अगेंस्ट द अदर यूजिंग अ पीएच सेंसिटिव इंडिकेटर। यानी जब भी हम टाइट्रेशन करते हैं एसिड और बेस का, तो हम एक पीएच इंडिकेटर हम उसमें डालते हैं, तो उससे हम नेक्स्ट जो दूसरा एक आपका स्ट्रेंथ है किसी सॉल्यूशन का, वो हम डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह से अगर हम बात करें रेडॉक्स सिस्टम में भी क्या होता है, टाइट्रेशन मेथड कैन बी अडॉप्टेड, हम अडॉप्ट कर सकते हैं टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट। अगर हमें ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट की स्ट्रेंथ निकालनी है तो हम टाइट्रेशन मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं इन रेडॉक्स रिएक्शन। बट इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, रेडॉक्स सेंसिटिव इंडिकेटर ही यूज करना पड़ेगा। यहाँ पीएच सेंसिटिव इंडिकेटर यूज होता है, यहाँ पर रेडॉक्स सेंसिटिव इंडिकेटर यूज होता है। सो लेट अस कंसीडर एज इन वन सिचुएशन द रिएजेंट इटसेल्फ इज इंटेंसली कलर्ड। अगर हम बात करें एक हमारा जो सिचुएशन हम ले रहे हैं जिसमें कि एक इंडिकेटर जो हम ले रहे हैं वो इंटेंसली कलर्ड है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पर मैग्नेट आयन, दैट इज MnO4 माइनस, इट इज अ सेल्फ इंडिकेटर, ये एक सेल्फ इंडिकेटर होता है। एंड टिंच पिंक कलर अपीयर, ठीक है, एट concentration as low as 10⁻⁻⁶ moles per dmq। सो जो पिंक कलर अपीयर होता है हल्का सा, तो इतनी ही जब कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है तब वो अपीयर हो जाता है। एंड दिस इंडिकेट दैट इक्विवेलेंस पॉइंट इज नियर अबाउट, और ये हमें बताता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो बहुत ही नजदीक है। और इक्विवेलेंस पॉइंट होता क्या है, द पॉइंट वेयर द रिडक्टेंट एंड द ऑक्सीडेंट आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ देयर मोल स्टोइचियोमेट्री। जब दोनों की मोल स्टोइचियोमेट्री इक्वल हो जाती है तब वो इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। नाउ इफ देयर इज नो ड्रामेटिक ऑटो कलर चेंज, अगर यहाँ कोई भी ड्रामेटिक ऑटो कलर चेंज नहीं है, सो देयर आर इंडिकेटर्स व्हिच आर ऑक्सीडाइज इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट बिट ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम। जैसे ही लास्ट बिट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम होता है वैसे ही आपका जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इमीडिएटली, ठीक है। सो प्रोड्यूसिंग कलर चेंज, कलर चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं Cr2O7 2 माइनस में इज नॉट अ सेल्फ इंडिकेटर, ये सेल्फ इंडिकेटर नहीं होता है, बट ऑक्सीडाइज द इंडिकेटर सब्सटेंस दैट इज डाइफिनाइलअमाइन by producing intense blue color at the एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट इज इक्विवेलेंस पॉइंट, जब इक्विवेलेंस पॉइंट आता है तो इंटेंस ब्लू कलर अपीयर हो जाता है इसके अंदर। Next is redox reaction and electrode processes. Now what is electrode potential? So उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए हम पहले देखते हैं, लेट अस कंसीडर स्ट्रिप ऑफ अ मेटल M, ठीक है, एक मेटल की स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सॉल्यूशन कंटेनिंग इट्स ओन आयन, दैट इज जो मेटल हमने लिया है उसी के आयंस में हमने उस मेटल की स्ट्रिप को डाला है, तो मेटल के जो मेटल की स्ट्रिप है वो उसी के मेटल आयंस की में सॉल्यूशन के अंदर है। तो जब ऐसा हम केस कंसीडर करते हैं तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है उस केस में। जब किसी मेटल को उसी के मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली क्या है कि जो मेटल आयन है वो कोलाइड करते हैं स्ट्रिप के साथ और बाउंस बैक विदाउट एनी चेंज, और कोई चेंज नहीं होता, वो कोलाइड करेंगे और बाउंस बैक हो जाते हैं विदाउट एनी चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। दूसरा केस हो सकता है कि द मेटल आयन Mn प्लस
मे कोलाइड विद द स्ट्रिप, और वो स्ट्रिप के साथ कोलाइड करते हैं मेटल की, एंड ये दे गेन एन इलेक्ट्रॉन्स, और वो क्या करते हैं, वो गेन कर लेते हैं एन इलेक्ट्रॉन्स को एंड गेट रिड्यूस। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर Mn प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन गिव्स मेटल, यानी जब मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो मेटल एटम बना देते हैं। ये दूसरी कंडीशन हम कंसिडर कर सकते हैं। तो दे गेट रिड्यूस हो गया, यहाँ पर जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फिर रिड्यूस हो जाता है। अब नेक्स्ट है मेटल एटम जो होता है ऑन द स्ट्रिप मे लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो जो एन इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं मेटल, एंड इंटर इनटू द सॉल्यूशन एज मेटल आयन एंड गेट ऑक्सीडाइज, और वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो M गिव्स Mn प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी जब भी मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो मेटल आयन बना देते हैं और दे गेट ऑक्सीडाइज। तो एक सिचुएशन होती है ऑक्सीडेशन हो जाता है, दूसरा सिचुएशन होती है वो रिड्यूस हो जाते हैं। So we can understand with the help of the diagram also। ये देख रहे हैं आप मेटल की स्ट्रिप है जो कि मेटल की सॉल्यूशन में ही डिप कर रखी है। तो जब मेटल के आप यहाँ देखें, ये जो मेटल आयन है वो स्ट्राइक करते हैं, दे बाउंस बैक, और यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन है जब मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं एन इलेक्ट्रॉन्स, और दे गेट कन्वर्टेड इनटू Mn प्लस में, मेटल आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो ऑक्सीडेशन हो जाती है प्रोसेस। नेक्स्ट इज रिडक्शन, ये जो मेटल आयंस हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड दे गेट कन्वर्ट इनटू मेटल। ठीक है, सो दिस इज द रिडक्शन, दिस इज द थर्ड केस और पॉसिबिलिटी यू कैन से। नाउ लेट अस कंसिडर अ डैनियल सेल। ठीक है, और डैनियल सेल क्या होता है, उसमें हम करते हैं एक जिंक की स्ट्रिप लेते हैं दैट इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और दूसरा कंटेनर होता है जिसमें हम कॉपर की स्ट्रिप लेते हैं दैट इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये दोनों ही बीकर हमारे सेपरेट होते हैं, एक में जिंक को जो है वो जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन में डिप करते हैं, और एक में कॉपर की स्ट्रिप को हम कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में डिप करते हैं। एंड जो टू मेटेलिक स्ट्रिप्स जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करते हैं, दे आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर थ्रू अ एमीटर, और दोनों को हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है वायर के साथ एंड थ्रू अ एमीटर। ये दो सॉल्यूशंस जो हैं दे आर जॉइंड बाय इन्वर्टेड यू ट्यूब दैट इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज। इन दोनों सॉल्यूशन को हमने इन्वर्टेड यू ट्यूब से कनेक्ट किया है जिसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ये यू ट्यूब होती है फिल्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट सच एज KCl, KNO3 और NH4Cl, टू विच जिलेटिन और अगार अगार हैज बीन एडेड। यानी KCl, KNO3 और NH4Cl हम लेते हैं, उसमें या तो जिलेटिन या अगार अगार को उनको साथ मिक्स कर देते हैं और इस यू ट्यूब को हम फिर फिल कर देते हैं, और ये इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है जिसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। ये सेमी सॉलिड पेस्ट बना देते हैं इनकी दोनों की मिक्स करके। नाउ एमीटर जो होता है वो इंडिकेट करता है द पैसेज ऑफ करंट विच मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है करंट जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है। ठीक है, जहां से करंट फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एंड द कन्वेंशनल करंट फ्लो थ्रू द आउटर सर्किट। अगर हम बात करते हैं जो करंट जो होता है वो फ्लो करता है आउटर सर्किट फ्रॉम कॉपर टू जिंक स्ट्रिप, और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो होते हैं जिंक टू कॉपर। यानी अगर जिंक टू कॉपर आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो कॉपर टू जिंक करंट फ्लो होगा, जैसा कि अभी हमने बताया कि करंट जो होता है वो अपोजिट फ्लो करता है आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के। Now with this help of this diagram you can understand। देखो यहाँ पर हमने एक जिंक की आपकी जो है वो स्ट्रिप ली है जो कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप की है। यहाँ कॉपर की जो है आपकी स्ट्रिप है जो कि कॉपर सल्फेट में डिप की है। या ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज है जो कि हमने इधर दोनों एंड ये ग्लास का बना होता है, और यहाँ दोनों एंड में कॉटन प्लग लगाया हुआ है, और इसमें KCl या KNO3 NH4Cl को अगार अगार या जिलेटिन के साथ मिक्स करके सेमी सॉलिड जो पेस्ट है वो इसके अंदर फिल कर देते हैं। ये की अटैच की हुई है आपकी, एमीटर अटैच किया हुआ है, और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो कर रहे हैं, जिंक से। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक
to copper. So current will flow from copper to zinc. So this is the flow of electron and this is the flow of current. This is opposite in direction. तो ये था आपका डैनियल सेल, ठीक है। और इसको लर्न करने के लिए आप एक सिंपल तरीका लिख सकते हैं। ये जिंक जो है वो एनोड के ऊपर अटैच किया है और जो आपका कॉपर है वो कैथोड है। यहाँ कैथोड जो है वो पॉजिटिव है और एनोड जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। इसे हम एक सिंपल वर्ड से भी लर्न कर सकते हैं। ये वर्ड है लोन, ठीक है। सो लेफ्ट साइड, एल स्टैंड फॉर हेयर लेफ्ट साइड, O stand for oxidation, A stand for anode and N stand for negative. तो इस वर्ड से आप इसको समझ सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड होगा वो आपका एनोड होगा और वो नेगेटिव होगा और उसी का ऑक्सीडेशन भी होगा। तो विद दिस यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड दिस वर्ड के साथ आप ये एक डायग्राम को भी याद रख सकते हैं। नाउ अब डैनियल सेल के जो रिएक्शन होंगे दैट इज ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिंक का होता है। तो जिंक gives Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो रिडक्शन होता है वो कॉपर का होता है। तो कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है एंड फॉर्म्स द कॉपर, ठीक है। सो कॉपर 2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर एंड नेट रिएक्शन क्या होगा इसका, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस कॉपर। ये आपका डैनियल सेल का नेट रिएक्शन है। अब नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Now, the electrode potential of various electrode can be determined by considering the reference electrode. हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं by using the reference electrode. रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स होता है। एंड द कॉमन रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है यूज किया जाता है वो शी होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उस वैल्यू इज जीरो, उसकी वैल्यू क्या होती है पोटेंशियल की, जीरो होती है। एंड EMF इज द electromotive force, is also called cell voltage, is measured with the help of potentiometer. Now let us consider one example. Zinc solid plus 2H plus aqueous gives Zn2 plus aqueous plus H2 gas. इसका इक्वेशन जो रिएक्शन दे रखा है उसका E नॉट ऑफ सेल दे रखा है, यानी स्टैंडर्ड जो सेल पोटेंशियल है वो आपको दे रखा है, दैट इज 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो जो आपका ये E नॉट ऑफ सेल होता है उसका फॉर्मूला क्या है, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। तो कैथोड कौन सी तरफ होता है, राइट साइड, और एनोड कहाँ होता है, लेफ्ट साइड। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E नॉट ऑफ राइट माइनस E नॉट ऑफ लेफ्ट। अब इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं वैल्यूज, तो E नॉट ऑफ सेल दे रखा है ऑलरेडी आपको 0.76 आप पुट कर लेंगे। अब हमें जो ये हाइड्रोजन है यानी वो शी है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो जो आपका राइट साइड है वो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल हम कैसे लिखते हैं, E नॉट H प्लस ऑब्लिक हाफ H2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, फिक्स होती है, दैट इज 0। और E नॉट ऑफ एनोड, एनोड पे कौन है, लेफ्ट साइड आपका जिंक जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज रिटन एज E नॉट ऑफ Zn2 प्लस Zn। इसका हमें कैलकुलेट करना है। अब ये 0.76 टोटल दे रखा है, इसका 0 है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपका जिंक का निकल आएगा, दैट इज माइनस 0.76 वोल्ट। अब उसी तरह से अगर हम कॉपर के लिए देखें, कॉपर का अगर हमें निकालना है और शी के साथ उसको कनेक्ट करना है, क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो हमारा शी होता है, तो कॉपर का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो शी के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसी तरह से हम देखेंगे E नॉट ऑफ सेल इक्वल टू E नॉट ऑफ राइट माइनस E नॉट ऑफ लेफ्ट। अब यहाँ पर जो है वो आपका जो कॉपर का है वो रिडक्शन हुआ है, देखें तो रिडक्शन तो कैथोड पे होता है, तो कॉपर का जो हम कैथोड के ऊपर कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे, दैट इज E नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर। सेल पोटेंशियल दिया हुआ है वो है 0.34 वोल्ट, और आपका जो एनोड है, एनोड पे क्या है, शी आपका है, वो आपने 0 मान के चलनी है उसकी वैल्यू, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.34 वोल्ट। तो यानी ये आपका कॉपर का सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल गया। थैंक्स।